अभी 1 साल पहले ही सरोजनी जी के पति का स्वर्गवास हुआ था और पति के जाते ही सरोजनी जी के जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन हो चुका था, जो कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब उन्हें सब कुछ साफ नजर आ रहा था कि वह अपने ही फैलाए चक्रव्यूह में फंस चुकी थी और उनका जीवन अब बहुत कष्टप्रद हो चुका था, जिसे सुधारना बहुत जरूरी था। बस वह अपने बर्दाश्त की सीमा पार होने का इंतजार कर रही थी। सरोजनी जी ने सुबह सवेरे पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दिया था। खुद भी वो नहाकर पूजा करने के बाद सबके कपड़े धो रही थी। बेटे बहू के कपड़े धोते हुए उन्हें बहुत रोना आ रहा था कि इस उम्र में भी जब उनके हाथ पैर में इतना दर्द रहने लगा है, फिर भी उन्हें बेटे बहू के कपड़े धोने पड़ रहे हैं। खैर, अगर वह काम करने से इनकार करती तो बहू उन्हें 4 बातें सुनाती और समय से खाना नहीं देती। इसलिए वह जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। जब वह कपड़े धोकर बाहर आई तो बेटा बहू साथ बैठकर पराठे, दही और आलू मटर की सब्जी खा रहे थे। वह कहने लगी, बहू, मुझे भी भूख लगी है, नाश्ता दे दो। तो वो कहने लगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं ना, अब आपको बाद में दे दूंगी। जाइए अपने कमरे में जाकर बैठिए। जब देखो तब हमारे खाने पीने की चीजों को नजर लगाती रहती हैं। सरोजनी जी को बहुत रोना आ रहा था कि बेटे के सामने ही बहू ने इतना जलील कर दिया, लेकिन बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा है। और जब वो घर के सारे काम कर सकती है तो खुद का खाना खुद क्यों नहीं ले सकती। शुरुआत में तो बेटा बहू उनका बहुत ध्यान रखते थे। पति के गुजरने के बाद भी उन्हें सिर आंखों पर बिठा के रखते थे। धीरे धीरे बेटा उन्हें समझाने लगा कि माँ, अब ये घर तुम्हें मेरे नाम पर कर देना चाहिए। वह हैरान रह गई थी और कहने लगी कि बेटा, ये घर तो अभी तक तुम्हारे पिताजी के नाम पर है। तो वह कहने लगा, माँ, कल को कोई चाचा आकर हमसे हमारा घर छीन ना ले, क्योंकि जमीन तो दादाजी ने खरीदी थी ना, इसलिए तुम्हें यह घर मेरे नाम कर देना चाहिए। आखिर इस घर का वारिस तो वैसे भी मैं ही हूं ना। वह बेटे की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उन्होंने घर अपने बेटे के नाम कर दिया था। उसके बाद भी काफी दिनों तक सब कुछ ठीक चला था। फिर एक दिन बेटे ने समझाया, माँ, पापा ने लाखों रुपए की एफडी तुम्हारे नाम पर कर रखी है। क्या करोगी इतने पैसों का? वैसे भी एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो वह पैसे मुझे दे दो, मैं उन्हें शेयर मार्केट में लगा दूंगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेंगे, बहुत अच्छा ब्याज मिलेगा। उसमें देखना 3-4 सालों में ही पैसे डबल हो जाएंगे। सरोजनी जी का मन नहीं था अपनी सारी जमा पूंजी बेटे को देने का, क्योंकि भाई उनके बुढ़ापे का सहारा था। लेकिन बेटे ने बुरी तरह से उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और उन्हें घर में कोई तकलीफ भी नहीं थी। तो आखिर उन्होंने बेटे पर भरोसा करके अपनी सारी पूंजी अपने बेटे के नाम पर कर दी और बेटे ने वह पैसे अपने नाम पर शेयर मार्केट में लगा दिए, क्योंकि उसका कहना था, माँ, अगर ये पैसे तुम्हारे नाम पर लगाऊंगा तो बार बार तुम्हें साइन करना पड़ेगा, यहाँ वहां दौड़ भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए बार बार मार्केट के हिसाब से पैसों को इधर उधर ट्रांसफर करना पड़ता है। सरोजनी जी को शेयर मार्केट की उतनी समझ नहीं थी कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है और कहीं कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, और उन्होंने सब कुछ बेटे के नाम पर कर दिया। अब उनके पास बचा था तो सिर्फ थोड़ी सी पेंशन, उससे भी वह घर का बिजली का बिल, अपनी दवाइयाँ के खर्चे वगैरह निकालती थी। और उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास बच जाते थे, उसे भी बहू रजनी किसी न किसी बहाने से हर महीने निकलवा ही लेती थी। देखा जाए तो वह पूरी तरह से खाली हो गई थी। बहू ने चिकनी चुपड़ी बातें करके उनसे उनके एक एक जेवर निकलवा लिए थे और अब वह अपने बेटे बहू के किसी काम की नहीं बची थी। पूरी तरह से खाली हो जाने के बाद से ही बेटे बहू का व्यवहार उनके प्रति बदलने लगा था। खैर, नाश्ता करने के थोड़ी देर के बाद बेटा ऑफिस चला गया और बहू भी सोफे पर बैठकर मोबाइल यूज करने लगी। वह उन्हें नाश्ते के लिए बोल नहीं रही थी, तो मजबूर होकर उन्होंने फिर से बाहर निकलकर बहू को नाश्ते के लिए कहा। तो वह कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में आपको नाश्ता देती हूँ, मुझे एक जरूरी कॉल करना है।
इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अब सरोजनी जी भूख से छटपटाती हुई इंतजार कर रही थी। देखते देखते सुबह के 11 बज गए थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो वह अपने कमरे से फिर से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि बहू मोबाइल में कोई मूवी देख रही थी। वह कहने लगी, बहू, मेरा नाश्ता? तो बहू बोली, अरे हाँ, आपका पराठा किचन में कैसरोल पे रखा हुआ है, जाकर खा लीजिए। और उसके बाद सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, वह सारे बर्तन धो दीजिए। वह रसोई में आई। उन्होंने कैसरोल खोलकर देखा तो उसमें एक नमकीन पराठा रखा हुआ था। ना सब्जी बची थी, ना ही दही बचा हुआ था। उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया। रसोई में सिंक में छोटी छोटी ढेर सारी कटोरियां, गिलास, प्लेटें, कुकर, कढ़ाई, थाली, चम्मच वगैरह मिलाकर 40-45 बर्तन भरे हुए थे। सरोजनी जी सुबह के 11 बजे तक भूख से छटपटा रही थी और अब इतने सारे बर्तनों का ढेर देखकर उनका दिमाग फटने लगा। फिर एक एक निवाले के लिए मजदूरों की तरह काम करवाने वाले बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए सरोजनी जी ने अपने मन को मजबूत बनाया। वह बिना पराठे खाए ही रसोई से बाहर निकली और घर के बाहर जाने लगी। रजनी मोबाइल से सर उठाकर बोली, अरे माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? सारे बर्तन साफ हो गए क्या? सरोजनी जी गुस्से में बोली, बहू, मैं तुम्हारे एक नमकीन पराठे के बदले में 40 बर्तन नहीं मांजूंगी। रजनी हैरानी से उठ खड़ी हुई और गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए कहने लगी, आप नहीं मांजेंगी तो और कौन मांजेगा? अभी तो एक पराठे की बात है, फिर शाम का खाना भी नहीं मिलेगा आपको। तब आप क्या करोगी? बस जो सरोजनी जी उसके सामने जोर से हाथ पटक कर हाथ जोड़ते हुए बोली कि अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत चल रहे हैं। अपने खाने पीने का इंतजाम मैं खुद कर सकती हूँ। अब तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह तेजी से घर के बाहर निकल गई। उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। उन्हें और कुछ समझ में नहीं आया तो वह पड़ोस के घर में गई और शर्म लिहाज त्याग कर कहने लगी कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। रजनी दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी मिसास कहाँ गई। उन्हें इस तरह खाने के लिए पड़ोसी के घर पर गिड़गिड़ाते देखकर वह दौड़कर उनके पास गई और उन्हें खींचकर पीछे करते हुए बोली, यह आप क्या कर रही हैं माँ जी? समाज में अपने बेटे की नाक कटवा देना चाहती हैं क्या आप? कि आपका बेटा आपको भरपेट खाना भी नहीं दे सकता, इसलिए आपको लोगों के घर में इस तरह खाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है? सरोजनी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने खींचकर एक जोर का तमाचा बहू को मारते हुए कहा कि मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, अपने पड़ोसियों से मदद मांग रही हूँ। मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं और तुम लोगों को तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगी। रजनी अपना गाल सहलाते हुए घर के भीतर चली गई और उसने तुरंत ही गिरीश को फोन लगा दिया। गिरीश ने जब यह सब सुना कि माँ मोहल्ले में तमाशा कर रही हैं, तो वह तुरंत ही ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गया। तब तक सरोजनी जी पड़ोस के आंगन में बैठकर खाना खा रही थी। गिरीश को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह पड़ोसी के घर गया और कहने लगा, माँ, घर चलो, यह सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता? सरोजनी जी गुस्से में बोली कि नहीं मिलता है खाना। बोलो, क्या कर लोगे तुम? क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि घर में मुझे भरपेट खाना मिले? गिरीश पड़ोसी से कहने लगा, माँ की दिमागी हालत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए ये बहकी बहकी बातें कर रही हैं। आपने इन्हें इतनी देर तक अपने पास रखा। सरोजनी जी ने उसे भी एक जोर का चाटा मारते हुए कहा कि जब मैं तुम लोगों के अत्याचार सहने से इनकार कर रही हूँ, तब तुम लोग मुझे पागल साबित कर देना चाहते हो। सब लोग गिरीश से कहने लगे कि तुम्हारी माँ जब इतने गुस्से में है तो जरूर कोई कारण होगा। तुम अपनी पत्नी से पूछो पूछो ना, क्या वह इन्हें भरपेट खाना नहीं देती है? अब गिरीश क्या बोलता, उसकी आंखों के सामने ही तो सब कुछ हो रहा था। अपनी माँ का ध्यान रखना मैं जानता हूँ, आप लोग चिंता मत करिए। लेकिन गिरीश के पड़ोसियों ने बोला, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, सालों से हम सब पड़ोसी हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और सरोजनी जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यह भी हम जानते हैं। और तुम दोनों उनके बेटे बहू उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो, ऐसा नहीं है कि पड़ोसियों से छुपा हुआ है। बेचारी दिन भर इस बुढ़ापे में कभी छत पर कपड़े सुखाती है,
कभी उन्हें उठाने आती है, कभी झाड़ू पोछा लगा रही होती है, कभी तुम्हारे बच्चों को लेने स्कूल जाती है। यह सब तो वह काम है जो हमें बाहर से दिखाई पड़ता है। घर के अंदर से तुम क्या क्या करवाते होगे, वह अंदाजा भी है हमें। उस माँ को, जो कि किसी भी तरह से तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं है, यह घर उनका है, पेंशन भी आती होगी उनकी, उसके बाद भी अगर वह ऐसी शिकायत कर रही हैं तो गलत तो नहीं बोल रही होंगी। पिता के गुजर जाने के बाद माँ को नौकर बनाकर रख दिया है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और ऊपर से माँ को खाना देने में भी तुम्हें जोर आता है। इतने नीच और घटिया तुम दोनों। तब तक सरोजनी जी के पति के साथ काम करने वाले केशव जी अपने बेटे को लेकर आए, जो कि शहर का जाना माना वकील था। वकील ने सारी बातें सुनने के बाद गिरीश ने कहा कि आप सीधे सीधे अपनी माँ को उनका घर वापस उनके नाम पर कर दीजिए, वरना हम लोग केस करेंगे और तब आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि आपने अपनी माँ को बहुत प्रताड़ित किया है और झूठ बोलकर धोखे से घर अपने नाम करवाया है। वह झट से माँ के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, माँ, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। मुझसे गलती हो गई। यह घर तो आपका ही है ना? आप पूरे अधिकार के साथ रहो ना। बेकार में कागजी कार्रवाई करने से क्या जरूरत है? वह कहने लगी, नहीं बेटा, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके मेरा घर खाली करके चले जाओ। यह घर मेरे नाम पर करो और मेरे जितने पैसे तुमने लिए थे वह सारे पैसे वापस मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दो। उसके बाद हम एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ आराम की जिंदगी जियो। तुम्हें इस बूढ़ी माँ का बोझ उठाने की भी जरूरत नहीं है। गिरीश कहने लगा, माँ, यह तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं घर और पैसा वापस तुम्हारे नाम पर कर देता हूँ, लेकिन मुझे घर से निकालने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपने अपनी माँ को बहुत प्रताड़ित किया है और झूठ बोलकर धोखे से घर अपने नाम करवाया है। मेरे लाखों के घर को हड़प कर, मेरे लाखों रुपए और जेवर हड़प कर तुम लोगों ने मुझे दाने दाने के लिए तरसा दिया और साथ ही साथ अपने घर का नौकर भी बना दिया। एक एक निवाले के बदले तुमने मुझसे कितना सारा काम करवाया। तो अब मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहती। मैंने एक एनजीओ में बात कर ली है। उनका काम ही है मेरे जैसे बेसहारा लोगों का अंतिम समय में ख्याल रखना, और जिनका कोई नहीं होता ना, उनका अंतिम संस्कार भी वही लोग करते हैं। तो मेरी तरफ से आज से तुम लोग स्वतंत्र हो। जब मुझे ऐसा लगेगा ना कि अब शायद मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, मैं खुद ही अपने अंतिम संस्कार का इंतजाम करके जाऊंगी और अपने सारे पैसे और ये घर भी ऐसे ही एक संस्था के नाम करके जाऊंगी, ताकि मेरे जैसे बेसहारा लोगों को खुद सहारा मिल सके। तुम लोगों को यहाँ आने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।